हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों तक चर्चा कर ली है, आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि संविधान में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाग 5, भाग 6 या फिर मौलिक अधिकारों से ही पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्यों से कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको इनमें से सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही याद रखने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख भाग 4 में है। संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 में है। ठीक है, भाग 4 36 से 51 कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, ये 3 फैक्ट तो आपको याद रखने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। अब देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो है क्या, है ना। तो ये राज्य सरकार के कर्तव्य हैं, मतलब ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानून को बनाते समय ध्यान में रखती है। ये वे आदर्श हैं जो राज्य को जनता की भलाई के लिए और देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। एक लाइन में कहूँ तो राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है आप इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मैंने आपको बताया था कि आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? भाग 4 में है, 36 से 51 में है, आयरलैंड से लिया गया है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 36 से 51 तक कुछ कुछ मेन फैक्ट देख लेते हैं, क्या ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो पहले तो आर्टिकल 36 को देखते हैं। इसमें सिर्फ राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, अनुच्छेद 37 तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि न्यायालय में हम नहीं जा सकते इसको लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 क्या है? इसमें जो भी हम योजनाएं देखते हैं, लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं देखते हैं, वो सब इसी से प्रेरित होती है। क्योंकि अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है, अनुच्छेद 39 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आपसे पूछे समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में दिया है तो आपको क्या टिक करना है? अनुच्छेद 39। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष है, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन पाने का अधिकार है। ठीक है, और ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि ये इसे पूरा करे। ठीक है, अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता यानी चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बीपीएल कार्डधारी हो, पैसे की कमी हो उसके पास, है ना, तो भी उसको निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। ठीक है, अनुच्छेद 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 40 क्या है? गांधी जी का राम राज्य। इसको गांधी जी का राम राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व में कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन, इसी को ही गांधी जी का राम राज्य कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 41, 42 और 43 को आप ऐसे लाइन से याद रखिए। 41, 42, 43 सामाजिक सहायता, प्रसूति सहायता, मजदूरी सहायता। ठीक है, सामाजिक सहायता, प्रसूति सहायता, मजदूरी सहायता। इसको कैसे याद करना है? देखो, अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि जो काम एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, इस अनुच्छेद 41 में ही काम पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का
अधिकार है, सामाजिक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, मतलब जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं हैं जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। इसी के तहत क्या है कि सरकारी योजनाएं आपने देखी होगी, जैसे जननी सुरक्षा योजना 2005 में आया था। जब ग्रामीण अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है तो महिला को 1400 रुपये, और शहरी अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है, शहरी क्षेत्र है, तो 1000 रुपये दिया जाता है नगद, है ना। वैसे ही प्रसूति सहायता के अंतर्गत आप देखेंगे जो महिला कर्मचारी है, शासन के अधीन कार्य करते हैं, उन्हें मैटरनिटी लीव दिया जाता है, सवैतनिक मतलब वेतन सहित अवकाश की पात्रता होती है। तो ये सब किसके अंतर्गत है? प्रसूति सहायता, राज्य सरकार का कर्तव्य है ना। 43 में क्या है? मजदूरी सहायता। 43 में क्या है आपका? मजदूरी सहायता। हमने देखा होगा कि इसी में कुटीर उद्योग भी आ जाता है आपका, है ना। तो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया, मतलब राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो एक न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करे, जिससे व्यक्ति के श्रम का दुरुपयोग ना हो, शोषण ना हो, ठीक है। फिर अनुच्छेद 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको, 4 4 दोनों बराबर है, समान है, 4 4 है, इसलिए समान सिविल संहिता कहाँ है? अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है आपसे? निःशुल्क शिक्षा। किसके लिए? जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो 0 से 6 हो, 6 से 14 हो, है ना। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके पूर्व बाल्यावस्था, यानी ये 0 से 6 साल की उम्र तक उनको प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का अधिकार है ना, ठीक है। तो ये कौन करेगा इसका उपबंध? उसका जो बाल्यावस्था की देख रेख है, शिक्षा का अवसर प्रदान करने का जो उपबंध है, वो कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो निःशुल्क शिक्षा 45, अनुच्छेद 45, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? शैक्षणिक सहायता। किसको? कमजोर और पिछड़े वर्ग को। कमजोर और पिछड़े वर्ग को क्या करता है? शैक्षणिक सहायता देना है। तो इसमें आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाएं हो गई या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब करवाते रहती है। क्यों? जो कमज़ोर है, पिछड़े वर्ग के हैं, उनके विकास के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 47 पोषक आहार। इसी में आपका मादक द्रव्य निषेध भी है, मतलब मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके बारे में अगर बात किया गया है, पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में मदिरा के बारे में बात कही गई है, नहीं कही गई? तो कही गई है, किसमें? अनुच्छेद 47 में, ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। किससे रिलेटेड है? कृषि एवं पशुपालन। इसी में ही आपका गौवंशी जो पशु समूह है उनके वध पर प्रतिबंध है, ठीक है। पशु के वध पर प्रतिबंध, गौवंशी पशु के वध पर प्रतिबंध किसमें? अनुच्छेद 48। और एक और आर्टिकल याद रखेंगे 48 का, ठीक है। ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48 का। आई होप आपको याद हो रहा होगा। 2-3 बार लेक्चर देख लेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एक साथ याद रखना है। अनुच्छेद 49, 50, 51। पहले तो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। कैसे? ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? शक्तियों का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका के पास अलग शक्तियां हैं, न्यायपालिका के पास अलग शक्तियां हैं, और इसके बारे में उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 50 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। इस अर्थात मतलब जो भी राज्य है वो ऐसी नीतियाँ बनाएंगे, ये लगभग विदेश नीति से संबंधित है। राज्य सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएंगी या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भंग हो, ठीक है। इसके बारे में किसमें दिया है? अनुच्छेद 51। बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51, ठीक है। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व वहाँ पे खत्म हो गए, और उससे वैसे ही फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे व्यापम वगैरह में, उससे डीपली और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भाग 4 का मौलिक कर्तव्य।
इसमें भी आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 51 का, सिर्फ एक ही आर्टिकल में है, अनुच्छेद 51 का भाग 4 का। ठीक है, क्या है ये? नागरिक के कर्तव्य है। जैसे मैंने बताया कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य है, वैसे मौलिक कर्तव्य नागरिक का कर्तव्य है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। तो यही सब फैक्ट ही पूछा जाएगा बार बार एग्जाम में, आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो मौलिक कर्तव्य है मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में ये नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में जोड़े गए। ठीक है, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, कुल 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछता है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कुल कितनी संख्या है मौलिक कर्तव्यों की? 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 करके। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 11। ठीक है, 42वें संशोधन से कितना जोड़ा गया था? 10। ठीक है, तो आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का सोवियत संघ रूस से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, अभी कितने हैं? 11 है। 11वां नंबर का कब जुड़ा था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक के जो मूल कर्तव्य है उसको हम इन 4 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, इन 4 में पहला तो देश के प्रति हम 4 मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, समाज के प्रति 2 मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, पर्यावरण के प्रति 3 और स्वयं के प्रति 2। ऐसा मैंने इसलिए डिवाइड किया है, इससे याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देश के प्रति 4, समाज के प्रति 2, पर्यावरण के प्रति 3, स्वयं के प्रति 2। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश के प्रति 4 क्या क्या है? तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना, ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है देश के प्रति। जो आदर्श वाक्य है, कैसे आदर्श वाक्य? कैसे आदर्श वाक्य? जो देश की स्वतंत्रता संग्राम है ना, संग्राम आदि आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श वाक्य थे उसको हमको हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना है और देश की सेवा में सदैव तत्पर रहना है। मतलब जब भी देश को लगता है बाहर बाह्य युद्ध हो गया या किसी ने आक्रमण कर दिया और हमें मदद की ज़रूरत है ना, देश आह्वान करेगा तो हमें तत्काल सेवा में तत्पर रहना है, हमेशा अपने देश के प्रति सजग रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज के प्रति, समाज के प्रति क्या है? 2, एक समाज में भाईचारे की भावना का विकास करना ताकि आपस में प्रेम बना रहे, है ना, और समाज में मिली जुली जो संस्कृति है, सभी प्रकार की संस्कृति है, चाहे बौद्ध हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जिस भी प्रकार की संस्कृति, हमारा जो भारत देश है विविधताओं का देश है ना, तो उसकी जो मिली जुली संस्कृति है उसकी रक्षा करना, समाज के प्रति 2 कर्तव्य हो गए। और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति 3 क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, जो भी प्राणी मात्र है सब पर दया का भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, हमारे अंदर खुद के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमेशा कुछ नया करते रहने की, नया खोज करने की के बारे में सोचना। ठीक है, पर्यावरण के प्रति 3 है उनमें से। ठीक है, और ऐतिहासिक जो धरोहर है उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, राज्य का भी है, हमारा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति 2 क्या है? स्वयं के प्रति 2 क्या है? स्वयं के प्रति 2 क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्ट की ओर बढ़ना, मतलब सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ना, हमेशा प्रयास करना, राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करना, उपलब्धि, नई नई ऊंचाइयां, नई नई उपलब्धियों को छूने का प्रयास करना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का जो फैक्ट है वो सब याद हो गया हमें, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रा वो देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। सेम ऐसे ही मौलिक कर्तव्य के लिए भी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत के किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य के लिए भी पूछेगा किस भाग में है, तो भाग 4 क में है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये भी पूछेगा। तो आपको 36 से 51 है ना। वैसे ही मौलिक कर्तव्यों के लिए पूछेगा तो आपको क्या बताना है, 51 क, ठीक है। मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। ये तो गलत है क्योंकि राज्य के लिए बंधनकारी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं, ये भी गलत है। नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है जबकि मूल अधिकार है, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये सही है। क्योंकि हम मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कल हम राष्ट्रपति मतलब संघ के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो कल का लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।